देहरादून के पास विकासनगर में सरकारी भूमि से अतिक्रमण को हटा दिया गया। प्रशासन ने अवैध रूप से बनी मजारों को बुलडोजर की मदद से हटा दिया है। इन मजारों को अवैध कब्जा कर वन विभाग की जमीन पर बनाया गया था और प्रशासन ने विकासनगर के बरोटीवाला, गोकुलवाला जी और तगड़ भोजावाला समेत कई जगहों से मजारों को हटा दिया है। प्रशासन की इस कार्रवाई के दौरान बड़ी संख्या में पुलिस बल वहां पर मौजूद था। आपको बता दें, लगातार अवैध मजारों पर जो अवैध कब्जा किया गया है उस पर लगातार कार्रवाई की जा रही है, लगातार बुलडोजर एक्शन लिया जा रहा है और ऐसे में अब प्रशासन ने अवैध रूप से बनी मजारों को बुलडोजर की मदद से हटा दिया है और ये पूरी कार्रवाई विकासनगर के बरोटीवाला, गोकुलवाला, जी तगड़, भोजावाला समेत कई जगहों पर की गई है। भारी पुलिस फोर्स वहां पर तैनात थी, बुलडोजर एक्शन लिया गया। देखिए तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से बुलडोजर द्वारा वहां पर अवैध मजारों को हटाया जा रहा है। लगातार ये कार्रवाई की जा रही है। तो जितने भी सरकारी भूमि से अतिक्रमण बने हैं उन्हें हटाने की कार्रवाई यहां पर जारी है। अवैध रूप से ये सभी मजारें जो बनी हुई थी उन्हें बुलडोजर की मदद से हटाया जा रहा है। मजारों को अवैध कब्जा कर वन विभाग की जमीन पर बनाया गया था, जिसके चलते ये पूरी कार्रवाई की गई। देखिए तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। तमाम जगहों पर यह कार्रवाई की गई है और इस कार्रवाई के दौरान आपको बता दें कि बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स भी तैनात था। बड़ी संख्या में वहां पर पुलिस फोर्स लगी हुई थी और उत्तराखंड के बिजली उपभोक्ताओं को बड़ा झटका लगेगा। उपभोक्ताओं से एडिशनल सिक्योरिटी डिपॉजिट वसूलने की तैयारी है। अतिरिक्त प्रतिभूति धनराशि वसूलेगा बिजली विभाग। बिजली के बिलों में सरचार्ज के रूप में ये वसूला जाएगा। 498 करोड़ की राशि वसूली जाएगी। आपको बता दें कि उपभोक्ताओं से ये एडिशनल सिक्योरिटी डिपॉजिट वसूलने की पूरी तैयारी में है। बिजली उपभोक्ताओं को अब बड़ा झटका लगने वाला है। तो अतिरिक्त प्रतिभूति धनराशि के रूप में ये वसूली की जाएगी बिजली विभाग द्वारा और बिजली के बिलों में अब सरचार्ज के रूप में ये वसूला जाएगा। 498 करोड़ की राशि है जो कि वसूली जानी है। तो ये बहुत बड़ा झटका एक बिजली उपभोक्ताओं को लगने वाला है। तो क्या कुछ है पूरा मामला आपको बताते हैं। यूपीसीएल के बड़े बिल से उपभोक्ता परेशान है और ऐसे में एडिशनल सिक्योरिटी डिपॉजिट वसूला जाएगा। बिजली के बिलों में सरचार्ज के रूप में यह वसूला जा रहा है। फ्यूल प्राइस एंड पावर एडजस्टमेंट कॉस्ट एक्ट के तहत ये वसूली होगी। आपको बता दें, नियामक आयोग में यूपीसीएल ने एक याचिका दायर की है और उसी के तहत ये पूरी वसूली की जाएगी। हमारे सहयोगी रवि केंतुरा उनसे और जानकारी लेंगे इस पूरे मामले पर। रवि, एक तो पहले बताइए ये पूरा मामला क्या है और साथ ही साथ अब ये याचिका जो दायर की गई है कब से ये वसूली शुरू हो जाएगी, क्या कुछ है ये मामला? बिल्कुल हर्षा, देखिए जिस तरीके से अप्रैल माह की जब शुरुआत हुई थी तो तकरीबन 10% बिजली के बिलों में इजाफा हुआ था। उपभोक्ताओं को महंगाई का बड़ा झटका लगा है, लेकिन अब आने वाले दिनों में इस तरीके के महंगाई का झटका हर महीने के बिल में उपभोक्ताओं को देखने को मिलेगा। दरअसल हम इसे इस तरीके से समझ सकते हैं कि अगर जो आयोग है वो बाजार से जब बिजली खरीदने के एक दाम फिक्स करता है, अगर यूपीसीएल को एक उदाहरण के तौर पर देखें तो 6 रुपये प्रति यूनिट अगर बाजार से बिजली खरीदने के लिए कहा जाता है और यूपीसीएल मजबूरी में जब बिजली नहीं मिलती है वो 10 रुपये प्रति यूनिट खरीदता है, तो जो 4 रुपये हैं वो 4 रुपये उपभोक्ताओं से वसूले जाएंगे और उसके लिए हर माह बिजली के बिलों में इस सरचार्ज को जोड़ दिया जाएगा। क्योंकि उत्तराखंड में भले ही कई यहाँ पर जो हाइड्रो प्रोजेक्ट हैं वो हों, लेकिन फिर भी यहाँ पर हमेशा ही बिजली की किल्लत रहती है। गर्मियों की शुरुआत में ही देखें तो लगभग 5 से 7 मिलियन यूनिट बिजली की किल्लत हर महीने होती है और यूपीसीएल को मजबूरी में बाजार से महंगे दामों पर बिजली खरीदनी होती है। और गर्मियों का सीजन है, ऐसे में इस बार भी यही देखने को मिलेगा कि यूपीसीएल बाजार से महंगे दामों में बिजली को खरीदेगा, लेकिन इसकी जो भरपाई है, इसकी जो वसूली है वो आम उपभोक्ताओं से होगी। यानी कि हर महीने जो बिजली के बिल आएंगे उसमें इस सरचार्ज को जोड़ के बिजली के बिलों को दिया जाएगा। तो अभी इस तरीके से जो केंद्र सरकार ने जो एक्ट में संशोधन करते हुए सभी राज्यों को भेजा है, उसी की एक याचिका अभी नियामक आयोग में लगी है। 9 मई को इसमें सुनवाई जो है आयोग के द्वारा की गई, जिसमें अभी इस पर फैसला सुरक्षित रख दिया गया है। यानी कि अभी इस पर यह नहीं कहा गया है कि उपभोक्ताओं से इस चार्ज को वसूला जाएगा या फिर क्या किया जाएगा, लेकिन जो सचिव आयोग है वो अभी इस पूरे प्रकरण को देख रहे हैं और उसके बाद जल्द इस पर फैसला होना है। यानी कि अगली सुनवाई इस पर आयोग जल्द करेगा, जिसमें ये तमाम चीजें साफ हो जाएंगी। ऐसा होता है तो उपभोक्ताओं को महंगाई का झटका लगेगा और हर महीने उनके बिल जो
जो बिजली के बिल हैं उनमें इजाफा होगा, क्योंकि उत्तराखंड में लगातार बिजली की किल्लत होती है। और हमने यहाँ पर देखा कि जैसे गर्मियों का सीजन शुरू होता है तो यहाँ पर यूजे बिल है उसका भी उत्पादन काफ़ी कम हो जाता है, क्योंकि नदियों में पानी कम हो जाता है और ऐसे में गर्मियों में जो बिजली की डिमांड है वो भी ज़्यादा बढ़ जाती है। तो कुल मिलाकर जो यूपीसीएल बाजार से बिजली खरीदेगा तो जो उसका जो भार यूपीसीएल पर पड़ता था करोड़ों रुपए का, वो वसूली हर महीने बिजली के उपभोक्ता को दी जाएगी। यानी कि अब बिजली के बिलों में हर महीने इजाफा किया गया है। तो ऐसे में कब तक का आसार है कि ये फैसला आ जाएगा, और जब तक ये फैसला नहीं आता तब तक चार्ज बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा? बिल्कुल, देखिए अक्षय, जब तक फैसला नहीं आता तब तक चार्ज नहीं बढ़ाया जाएगा, क्योंकि आयोग को ही इस पर अंतिम निर्णय लेना है। और ऐसे में यूपीसीएल ने अपनी याचिका आयोग में दाखिल की थी। 9 मई को जन सुनवाई यहाँ पर हुई है, जिसके बाद तमाम लोगों ने इसका विरोध किया है। तो ऐसे में अभी फैसला सुरक्षित रखा गया है, क्योंकि इस पर ना नहीं हुआ है। लेकिन जिस तरीके से उत्तराखंड में बिजली की किल्लत रहती है और यूपीसीएल लगातार इस तरीके से घाटे में जाता है जब बाजार से महंगी बिजली खरीदता है, तो माना जा रहा है कि नियामक आयोग द्वारा इसका एक बीच का रास्ता जरूर निकाला जाएगा और जो उपभोक्ता है उन पे जो हर महीने का बिजली का बिल है उसमें बढ़ोतरी हो सकती है, क्योंकि सरचार्ज के रूप में उपभोक्ताओं से इस पैसे को वसूला जाना है। तो ऐसे में अभी आयोग का जो फैसला है इस पर एक दोबारा जो है जन सुनवाई होनी है, और उसके बाद जो सचिव आयोग है वो इस पूरे मामले को अभी देख रहे हैं कि किस तरीके से बिजली के जो सरचार्ज है उसको बढ़ाया जाएगा। तो जिस तरीके से हमने कहा कि जो बाजार से जो आयोग जो एक दर फिक्स करता है प्रति यूनिट की, उससे अधिक जब यूपीसीएल मजबूरी में खरीदेगा तो जो वो वाला पैसा है वो उपभोक्ताओं से वसूलने की पूरी जो याचिका है उसमें लिखा गया है। और ऐसे में आयोग अब इस पर अपना फैसला सुनाएगा, जिसके बाद देखा जाएगा कितना अधिक भार अब बिजली के उपभोक्ताओं का प्रति माह बिल पर पड़ेगा। लेकिन आयोग सुरक्षित रख लिया गया है, लेकिन यहाँ पर मुश्किलें उपभोक्ताओं की खासा बढ़ने वाली है। अब देखना होगा कि फैसले में क्या कुछ निकल कर सामने आता है। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। और अगली खबर, 20 मई से शुरू होगी हेमकुंड साहिब की यात्रा। डीएम ने हेमकुंड साहिब का निरीक्षण किया है। हेमकुंड साहिब में अभी भी 8 फीट तक बर्फ जमी हुई है। डीएम ने यात्रा को सुचारू रूप से चलाने के निर्देश भी जारी किए हैं। तो आपको बता दें कि 20 मई से हेमकुंड साहिब की यात्रा की शुरुआत हो रही है, और साथ ही साथ पहले वहां पर बहुत ज्यादा बर्फबारी हो रही थी और बर्फ को हटाने का काम लगातार जारी था। और ऐसे में डीएम ने हेमकुंड साहिब का अब निरीक्षण किया है। सभी व्यवस्थाएं जो है वो सुचारू रूप से चल रही हैं या नहीं, इसको देखते हुए वहां पर निरीक्षण किया, और साथ ही साथ सभी व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के यहाँ पर निर्देश भी दिए हैं। आपको बता दें कि अभी भी हेमकुंड साहिब में 8 फीट तक बर्फ जमी हुई है, और ऐसे में हमने देखा किस तरीके से चारधाम यात्रा के दौरान बर्फ ने जो व्यवस्थाएं थी उन्हें दुरुस्त करने में खासा परेशानियां खड़ी की थी। तो उसी को देखते हुए एहतियातन तौर पर यहाँ पर डीएम ने निरीक्षण किया है, और जो बर्फ जमी हुई है उसके चलते जितने भी व्यवस्थाएं हैं उसे सुचारू रूप से चलाने के यहाँ पर निर्देश दिए। कि आगामी 20 मई को श्री हेमकुंड साहिब यात्रा का प्रारंभ होने वाला है। तो सभी हमारे जो जनपद स्तरीय अधिकारी हैं, चाहे वो जल संस्थान है, विद्युत विभाग है, और साफ़ सफाई के लिए सुलभ है, एडीसी है, सभी के साथ संयुक्त रूप से पूरी यात्रा मार्ग का निरीक्षण किया गया। और हेमकुंड साहिब के दरबार तक हम लोग गए, और जो भी कमियां पाई गई हैं, चाहे वो सड़क से संबंधित है या पेयजल से संबंधित है या फिर नेटवर्क से संबंधित है, उसमें संबंधित जो अधिकारी हैं उनको यात्रा से पूर्व सारी व्यवस्थाएं सुचारू करने के लिए निर्देशित किया। और 1 जून को पर्यटकों के लिए फूलों की घाटी खोली जाएगी। फूलों की घाटी निरीक्षण करने गई टीम वापस लौटी है। बड़े बड़े हिमखंड पर्यटकों के लिए वहां पर रोड़ा बने हुए थे, और ऐसे में पर्यटकों की आवाजाही के लिए कच्चा मार्ग बनाया गया है, और ऐसे में हिमखंड को काटकर रास्ता बनाने की भी तैयारी है। तो देखिए व्यवस्थाएं किस तरीके से दुरुस्त की जा रही है। 1 जून को यहाँ पर फूलों की घाटी आम पर्यटकों के लिए खुलने जा रही है, और फूलों की घाटी निरीक्षण करने ये जो टीम गई थी वो वापस लौटी। देखिए तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। फूलों की घाटी की ये तस्वीरें हैं जहां पर हिमखंड पर्यटकों के लिए रोड़ा बने हुए थे, लेकिन इन हिमखंड को हटाकर वहां पर आवाजाही के लिए रास्ता बनाया जा रहा है, ताकि किसी भी तरह की परेशानियां जो पर्यटक वहां पर पहुंचेंगे उन्हें हो। और चलिए आगे बढ़ेंगे। मुख्य सचिव एसएस संधू ने नैनीताल के बलिया नाले का निरीक्षण किया है। बलिया नाले और ठंडी सड़क का निरीक्षण यहां पर किया गया। मुख्य सचिव ने अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए। मुख्य सचिव ने अधिकारियों को कार्य योजना तैयार करने को भी कहा है। तो एसएस संधू बलिया नाले और ठंडी सड़क पर पहुंचे, वहां पर निरीक्षण किया है। मुख्य सचिव से मुलाकात हुई, अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए। साथ ही साथ मुख्य सचिव ने अधिकारियों को कार्य योजना तैयार करने को भी कहा।
तो नैनीताल के दौरे पर है मुख्य सचिव एस.एस. संधू और वहां पर निरीक्षण किया उन्होंने। आपको बता दें कि बलिया नाले और ठंडी सड़क पहुंचे थे, वहां पर ये निरीक्षण किया गया और मुख्य सचिव ने कई अधिकारियों से मुलाकात की है, उनके साथ चर्चा की, जरूरी दिशा निर्देश उन्हें दिए, कार्य योजना तैयार करने की भी बात कहते हुए नजर आए। चंपावत के पिथौरागढ़ लोहाघाट हाईवे पर कार हादसा हुआ है। अचानक ब्रेक फेल होने से यह हादसा हुआ। कार बेकाबू होकर 20 मीटर नीचे खाई में जा गिरी है। आपको बता दें कि हादसे में 4 लोगों को मामूली चोटें भी देखने को मिली हैं। तो अचानक ब्रेक फेल होने से यह पूरा हादसा हुआ, बड़ा हादसा। हादसे में आपको बता दें कि 4 लोगों को हालांकि मामूली चोटें आई हैं। बड़ा हादसा होते हुए यहां पर टल गया। अचानक ब्रेक फेल हुआ यहां पर लोहाघाट पिथौरागढ़ हाईवे का ये पूरा मामला। देखिए तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। और वहीं श्रीनगर से ऋषिकेश जा रही बस पलट गई। बस में सवार लोगों को मामूली चोटें आई हैं। सभी घायलों को अस्पताल में इलाज लगातार जारी है। सभी यात्री गुजरात के अहमदाबाद से यात्रा कर लौट रहे थे। तो श्रीनगर से ऋषिकेश ये बस जा रही थी जो कि बीच रास्ते पलट गई। बस में सवार लोगों को मामूली चोटें आई हैं। सभी घायलों को फिलहाल अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया, इलाज जारी है। सभी यात्री आपको बता दें कि गुजरात के अहमदाबाद से यात्रा कर वापस लौट रहे थे। उत्तरकाशी हर्षिल घाटी में पहली बार रिवर राफ्टिंग शुरू हो गई और अब हर्षिल घाटी में पर्यटक और तीर्थयात्री रिवर राफ्टिंग के साथ हर्षिल घाटी के नैसर्गिक सौंदर्य का आनंद ले रहे हैं। उत्तराखंड पर्यटन विकास परिषद की ओर से अलकनंदा एक्सपीडिशन रुद्रप्रयाग की राफ्टिंग कंपनी को अनुमति दी गई है और राफ्टिंग कंपनी ने हर्षिल में राफ्टिंग का संचालन शुरू कर दिया है। यह अनुमति 30 जून तक की दी गई है। यानी कि अगर आप उत्तरकाशी जाते हैं तो गंगोत्री धाम के साथ साथ आप रिवर राफ्टिंग का लुत्फ भी उठा सकते हैं। देखिए तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से पर्यटक वहां पर पहुंचे थे और रिवर राफ्टिंग का लुत्फ उठाते हुए नजर आए। हर्षिल में हम राफ्टिंग स्टार्टिंग किया है और ये राफ्टिंग स्टार्टिंग करने के लिए हमें उत्तराखंड टूरिज्म मंत्री श्री सतपाल महाराज जी, उत्तराखंड मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी को धन्यवाद बोलना चाहता हूँ, जिन्होंने यहाँ के हर्षिल में राफ्टिंग कराने के लिए परमिशन अलाउ की है। अभी हम हर्षिल में हैं। हर्षिल में राफ्टिंग की अनुमति देने के लिए उत्तराखंड सरकार माननीय सीएम श्री पुष्कर सिंह धामी जी को तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं और यहां पे गंगोत्री जाने वाले यात्रीगण राफ्टिंग का आनंद ले सकते हैं। मेरा नाम पवन है। अभी हम लोग हर्षिल में हैं। यहाँ पे हम लोग राफ्टिंग करवा रहे हैं। मैं उत्तराखंड सरकार और माननीय पुष्कर सिंह धामी का हार्दिक दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने यहाँ पे हर्षिल में राफ्टिंग स्टार्ट करने की अनुमति दी है। और देहरादून में 4 दिन का अन्न महोत्सव शुरू हो गया है। महोत्सव का उद्घाटन प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और उत्तर प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने किया और इसके साथ ही प्रदेश के कृषि मंत्री गणेश जोशी और कृषि विभाग के तमाम अधिकारी मौजूद रहे। मोटे अनाज की मार्केटिंग के लिए कई स्टॉल लगाए गए और इसी दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि उत्तराखंड पर्वतीय राज्य है और यहाँ पर्वतीय जिलों में विभिन्न मोटे अनाजों का उत्पादन किया जाता है। तो 4 दिन का यह अन्न महोत्सव है जहां पर पुष्कर सिंह धामी, सीएम और उत्तर प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही पहुंचे हुए थे। मोटे अनाज को लेकर मार्केटिंग की गई, कई स्टॉल लगाए गए, बढ़ावा देने की कोशिश की गई और ऐसे में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बोलते हुए नजर आए कि उत्तराखंड पर्वतीय राज्य है, यहाँ पर्वतीय जिलों में विभिन्न मोटे अनाजों का उत्पादन किया जाता है। और कर्णप्रयाग के आदिबद्री धाम में आज से 3 दिवसीय नौठा कौथिग शुरू हो गया है। आदिबद्री मंदिर के मुख्य पुजारी चक्रधर प्रसाद तपलियाल ने मेले का शुभारंभ किया। नौठा कौथिग मेले में बच्चों ने रंगारंग कार्यक्रमों की प्रस्तुति दी जिसने सभी का मन मोह लिया। देखिए तस्वीरें।
एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।